जो उससे मिलने आया है। तो कहानी जब शुरू होती है उस वक्त करीब सुबह के 5:45 में है। और 5:45 में जब सूरज अब तक पहुंचा नहीं है, उसके आने की खबर बादलों ने सुर्ख रंग से किसी तक पहुंचाया है। वो जो अपने कमरे के बैल्कनी में पर्दों के पीछे एक दीवान पर लेटी हुई है, जिसकी अधखुली जुल्फें और उनका एक लट चलती हवा के शोख चंचल एक झोंके की वजह से उसके गालों को सहला रहा है। और पता नहीं वो किसी के ख्वाब में है शायद जो वो मुस्कुरा रही है। तभी पीछे से कहीं से एक आवाज आती है। वो आवाज ये कहती है, चकचारी गुड़िया मिस्री की गुड़िया, मीठे लगे ये तूने नैनों में तेरे, हम बसे थे, हम बसे हैं, है ना ओरी रानी गुड़िया जग जा, अरी जग जा, मरी जग जा। ये कॉलिंग बेल है। और कॉलिंग बेल की इस आवाज़ को सुन करके उसके चेहरे में हल्की सी शिकन आती है। जो मोट उसके खिले हुए थे वो हल्के से भींच जाते हैं। तभी वो दोबारा कॉलिंग बेल बजता है। फिर से आवाज़ आती है, सुबह होगा बोसा, मान जा तू अब झाग जा, नाक पे तेरी काटेगा बिच्छू, मान जा तू जाग जा, जो चाहे ले लो दशरथ का वादा, नैनों से खोलो चिरना ओरी रानी गुड़िया जग जा, अरी जग जा, जग जा। उसकी आंखें और खिंच जाती हैं। उसकी आंखें फिर खुलती हैं। वो देखती है कि पर्दे जो लहरा रहे हैं उनके बाहर कहीं हल्की सी रोशनी अंदर आने की कोशिश में है। उस पर्दे को खींचती है, उठती है, क्योंकि उसे पता है कि दरवाजे पे कोई है। दुपट्टा जो उसकी कलाई से लिपटा उस एक चूड़ी के टुकड़े में उलझा हुआ है, बाकी उसके शरीर पर कहीं नहीं है। उसके बिखरे बालों को वो हाथ से सहलाते हुए, सुलझाते हुए सीढ़ियों से उतरती है और एक हाथ से लेकर के सभी को सामने ले आती है। यूं मुस्कुराते हुए वो दरवाजे तक पहुंचती है और जाते ही जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने वो खड़ा है। अब तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो जो सामने खड़ा है वो उसका चेहरा देखा है। और अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा अल्प विराम अंतराल लेकर के आपको बताता हूँ कि वो किस हद तक खूबसूरत है। वो इतनी खूबसूरत है क्योंकि जब वो देखता है तो उसकी आंखों में मैंने जो चमक देखी, उस चमक से मुझे पता चला कि ये जो दरवाजे पर जा करके खोल करके खड़ी है वो कितनी खूबसूरत होगी, वरना इसकी आंखों में इतनी चमक कहाँ होती। तो मुझे ये याद आता है कि किसी शायर ने कभी कहा था, आईना देख, आईना देख के बोले ऐ संवरने वाले, आईना देख के बोले ऐ संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले। बाकायदा ये शेर जगजीत सिंह के गजल में उनकी ही आवाज में है। इस गलतफहमी में न रही है ताकि मैंने लिखा। तो वो वहां से जब वो दरवाजा खोलती है देखती है कि सामने कोई बड़ा नॉर्मल सा बंदा हाथ में एक बाल्टी पानी लिए खड़ा है और वो कहती है, इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये पानी लेकर के क्यों आए हो। वो देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, बड़ी नाइंसाफी होती है तुम्हारे साथ हर रोज। वो कहती है, कैसी नाइंसाफी, और तुम उस नाइंसाफी को बाल्टी पर पानी से धोने के लिए लेकर के आए हुए हो। वो कहता है, ये पानी नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारा खून इस हद तक सफेद हो गया है। वो कहता है, ये खून नहीं है। अरे भाई बताओ ये है क्या। ये खून नहीं है और कौन सी नाइंसाफी की बात कर रहे हो तुम। वो कहता है कि हर रोज सुबह हर एक
हर एक फूल को आसमान के बादल अपनी ओस की बूंदों से नहलाते हैं। तुम किसी फूल से कम हो क्या? फिर ये डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारे साथ क्यों? इसीलिए आज सुबह लगभग 3 बजे के आसपास मैं उठ करके बागीचे में गया, हर एक डाली से इजाज़त ली, पत्तियों से ओस की बूंदें मांगी, जगह जगह घूम करके ये बाल्टी भरने की कोशिश की। वो बादल भले तुम्हें नहलाए न नहलाए, ये बादल पानी जरूर लाएगा। ये कहता है, रखता है और पलटता है, चला जाता है। उसके समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि अब उसने अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, इकरार नहीं किया है। बंदे ने इजहार किया है, बंदे ने इकरार नहीं किया है। तो वो देखती रह जाती है, क्योंकि लड़का देखने में उतना खूबसूरत नहीं है पर दिल खरा है। वो जब वहीं खड़ी रहती है तो वो पलटता है, देखता है कि वो खड़ी है, वापस आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, उसके अंदर धक्का मारता है और दरवाजे को बंद करता है, चला जाता है। एक अध्याय यहाँ खत्म हुआ। दूसरे चैप्टर में क्या होता है कि एक बागीचे में नाना नानी बैठे हुए हैं एक चेयर पे, बड़े होते हैं तो बड़े बड़े से, तो वहाँ आप लोग बोर हो रहे हैं तो वहाँ बैठे हुए हैं और ये नाना नानी वही दोनों हैं जो एक वक्त में जवान हुआ करते थे। पहले आपके उम्र के, फिर मेरे उम्र के, और अब ये किसी और के उम्र के हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं बड़े सुकून में। एक उम्र आ जाता है, आ जाने के बाद लोगों में ठहराव आ जाती है, तो वो खनक नहीं रहे, छलक नहीं रहे, बैठ करके एक दूसरे का साथ अब भी निभा रहे हैं। तभी नानी महसूस करती है कि नाना जी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, काफ़ी देर हुआ, उनका जहन कहीं और है शायद। तो वो जैसे ही पलट करके देखती हैं तो उनको नज़र आता है कि नाना किसी और की तरफ देख रहे हैं और जिसकी तरफ देख रहे हैं वो लगभग एक 16 साल की लड़की है। नाना कहते हैं, हद है यार, इतनी खूबसूरत, हद है। ये कहते ही नाना को एहसास होता है कि उनके दिल के जज्बात उनके अल्फाजों की मेहरबानी से जुबान से टपक रहे हैं। तो पलटते हैं और देखते हैं नानी के चेहरे में एक अजीब से तासुरात थे, अलग एक्सप्रेशंस थे। उनके समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। नानी उनको देखती हैं और देख करके कहती हैं, अब मैं हद नहीं रही ना, अब मैं हद नहीं रही ना। नाना मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बिल्कुल तुम अब हद नहीं रही, क्योंकि अब तुम बेहद हो चुकी हो और वही तुमको तुम्हारी इस बेहद खूबसूरती को जानेगा, पहचानेगा, समझेगा जो तुम्हारे बेहद नजदीक होगा, जो कि मैं हूँ। इस बागीचे में बैठे 60 साल के बुढ़ों की तरह तुम्हारी खूबसूरती जो है मुझ जैसे 60 साल के बुढ़ों के लिए नहीं है, वो उन लोगों की खूबसूरती है जिन्हें ये एहसास भी नहीं कि वो कितने खूबसूरत है। तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ मेरे लिए है। नानी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तुम भी ना। तो इस वक्त सूरज बस ढलने को है और इस बार बादलों के ऊपर सूरज की वो क्या बोलते हैं उसको, केसरी रंग जो है, वो जो लाली है, वो बादलों पे नहीं, नानी के चेहरे पे नजर आ रहा है। तो नानी कहती है, अभी के लिए तुम्हें कोई गाना याद नहीं आ रहा? तो नाना कहते हैं, बेशक है ना गाना, तो सुनाओ। नाना कहते हैं, सुनेली सुनेली खरा तुम हसारा, के बेद से गोलापी तू, के बेद से गोरा, তোর ঝরি পড়ে খস চুন চুনা তোমাকি মোমাইনা তোমাকি মোমাইনা তোমাকি मोमाइना। रानी ने एक बार से उंगली उठाया और उनके होठों पे अपने हाथ को रखा और उनसे कहा, मोते तोड़े निये पवन झुलोना, फूलो तो पिंते दे मोदे हो गहना, तुमी मोर पाखे थिले किछि मु चाहे ना, तो आखि मोमाइना तो आखि मोमाइना तो आखि मोमाइना।